नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। प्रकृति का सौंदर्य ही असली सौंदर्य है और प्राकृतिक सौंदर्य को सजो कर रखना, उसका जो मूल्य है उसको बचा कर रखना हम सब की जिम्मेवारी है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी हम झेल रहे हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने आए हैं, बिहार की बेटी हैं, नोटर डेम स्कूल पटना से पढ़ी हैं, रुड़की आईआईटी रुड़की से इन्होंने बीटेक किया है और इसके बाद वो प्रकृति और कई उपलब्धियां हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ऋचा जी हैं और इंटरव्यू की शुरुआत उनकी उपलब्धियों से ही होगी। हम चाहेंगे ऋचा जी खुद बताएं, लेकिन ऋचा जी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि प्रकृति को लेकर वो बहुत बेहतर काम कर रही हैं। बिहार की बेटी हैं और बिहार का नाम कर रही हैं। और दूसरी पहचान ये है कि बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद सर की बिटिया हैं। तो ऋचा जी, हमने तो पहचान बता दी, हमने कुछ उपलब्धियां बताई। आपने इतनी कम उम्र में कई उपलब्धियां हासिल, हमको शुरू से बताएं। हो सकता है हमसे कोई कमी रह गई हो, कुछ ना बता पाए हों, बिहार जानना चाहता है। कहाँ से पढ़ाई हुई, फिर आपने कैसे क्या किया? जी, मेरा बचपन बिहार में ही बीता। अधिकांश स्कूलिंग नोटर डेम एकेडमी पटना से ही हुई। उसके बाद बीटेक किया मैंने आईआईटी रुड़की से। उसके बाद कॉर्पोरेट जगत में लगभग 11 वर्षों तक काम किया। तत्पश्चात मैंने कॉर्पोरेट जगत छोड़ने का निर्णय लिया। जब मैंने छोड़ा लगभग 5-6 वर्षों पहले, तो मैं मॉर्गन स्टैनली में वाइस प्रेसिडेंट थी और तब से मैंने प्रकृति से जुड़ने की ये यात्रा प्रारंभ की, अपने पारंपरिक समझ को समझने की यात्रा प्रारंभ की। कहाँ हम त्रुटियां कर रहे हैं उसको समझने और उसको कैसे अब सुधार सकते हैं, उसकी यात्रा प्रारंभ की। तो ये तो बड़ा आश्चर्य वाला डिसीजन होगा और ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा, बहुत साहसिक फैसला इसको कहेंगे। आपको सोचना पड़ा होगा इस तरह का डिसीजन। आप इतनी पढ़ी लिखी और इस तरह का अचीवमेंट आपने हासिल किया, ऑलरेडी आप अच्छे जगह पर थीं और फिर आपने सोचा सब कुछ छोड़कर फिर प्रकृति की सेवा में लगा। आमतौर पर लोग ऐसा करते नहीं हैं। आप जिस पोजीशन पर थी वहाँ पहुंचकर लोग ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं करते और अचानक छोड़ने का फैसला तो कतई नहीं करते। तो आपका फैसला रहा। आपकी पहचान ये भी है कि बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद सर, जिनको एक बड़ा शिक्षाविद माना जाता है बिहार में, उनकी बिटिया भी हैं आप। मना नहीं किया सर ने? नहीं, बिल्कुल। मुझे तो जहाँ तक लगता है कि क्योंकि अपने पिताजी के साथ मैं बिहार के सुदूर इलाकों में काफ़ी घूमी हूँ, गांव वगैरह में काफ़ी गई हूँ, तो कहीं ना कहीं जड़ से जुड़े रहने का एक आभास था और जानकारी थी, थोड़ी बहुत प्रकृति की भी थोड़ी जानकारी थी। अमूमन आजकल लोग प्रकृति से बचपन से ही कटे रहते हैं, तो वैसा नहीं था और कहीं ना कहीं वो एक सहायक साबित हुआ मेरे इस यात्रा में। और जब मैंने कॉर्पोरेट जगह छोड़ने का निर्णय लिया था तब मैं माँ भी बनी थी, तो वो भी एक कहीं ना कहीं प्रेरणा रही थी कि मैं समझूं और जानूं कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या त्रुटियां कर रहे हैं, ताकि जो हम, क्योंकि एक नए समाज का निर्माण करते हैं जब एक बच्चे को पालते हैं, तो उसको समझने की चेष्टा थी और मेरे ख्याल से ये दोनों बातें थी जो सहायक साबित हुई। ऋचा जी, लगातार प्रकृति को लेकर आप जुड़ी रही हैं और प्रकृति को लेकर जो लगाव है उसके बारे में थोड़ा बताएं, कुछ डिटेल बताएं। पिछले लगभग 5 वर्षों से मैं इस विषय पर जो शोध हो सकता है वो कर पा रही हूँ और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम प्रकृति से आज इतने दूर आ रहे हैं कि हम स्वयं अपने आप से दूर हो रहे हैं। मनुष्य क्या, कोई भी जीव जंतु, यहाँ तक कि निर्जीव चीज़ भी पंचभूतों से ही बना है। पंचभूत मतलब प्रकृति। तो जब हम प्रकृति से दूर होते हैं तो हम अपने अस्तित्व से दूर होने लगते हैं और आज कहीं ना कहीं ये हमारे अनेक प्रकार के समस्याओं के जड़ में है, के मूल में है। चाहे वो समस्याएं स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, जैसे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, या पारिवारिक समस्याएं हो, या सामाजिक समस्याएं हों, या आर्थिक समस्याएं हों, सभी के मूल में कहीं ना कहीं
ये कारण है। तो जिस तरीके से लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे या फिर अपनी सुख सुविधाओं के लिए ये भूल जा रहे हैं कि प्रकृति का ख्याल रखना भी ज़रूरी है और उसके दुष्परिणाम भी अब हम झेल रहे हैं। क्या लगता है, क्या मैसेज दिया जाना चाहिए, क्या टिप्स है जिसकी वजह से लोग अवेयर हो सकें, उस नुकसान को समझ सकें जो नुकसान प्रकृति का ख्याल न रखने की वजह से हो रहा है? जो सुख सुविधाएं की बात होती है तो हमें समझना होगा कि सुख सुविधाएं किसके लिए। अगर हम ही नहीं बचेंगे तो वो सुख सुविधाएं भोगने के लिए कौन रहेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें बताया जा रहा है कि ये हमारे सुख और सुविधा के लिए है, पर एक्चुअली वो हमारे क्षति के लिए है, हमारे विनाश के लिए है। तो इन दोनों के बीच के अंतर को हमें समझना होगा। और अब कुछ समय से हम चूँकि जो हमें बताया गया कि ये हमारे सुख सुविधा के लिए उनका भोग कर रहे हैं, तो उसका जो दुष्परिणाम है वो अब हम भुगत रहे हैं। और केवल हम ही नहीं भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। हम देख रहे हैं कि समाज में स्वास्थ्य समस्याएं कितनी हो रही हैं, आर्थिक समस्याएं कितनी हो रही हैं। तो कहने को तो सुख सुविधा है, पर हर जगह आप देखिए तो परेशानी बहुत है, सुविधा और सुख बहुत कम है। स्वास्थ्य की ही अगर बात करें तो आज इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन हम एक छोटे से कोरोना वायरस से नहीं लड़ पा रहे हैं। हम इम्यूनिटी खोजने जा रहे हैं तो वो आज कहीं नहीं है। हम सब जान रहे हैं कि आज हम प्रगति कर चुके हैं, लेकिन हम इम्यूनिटी खो चुके हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमें जगना स्वयं ही होगा, कोई और हमें नहीं जगा सकता है। आँखों पे अगर हमने पट्टी बांध ली है तो खोलना हमें ही। कोरोना वायरस का जिक्र किया आपने। कोरोना संकट से पूरा देश लड़ता रहा है और अब भी हम लड़ रहे हैं। लेकिन कोरोना संकट के शुरुआती दौर में जब बिहार लड़ रहा था और एक कंप्लीट लॉकडाउन था बिहार में, तब ये बात सामने आ रही थी कि आसमान साफ़ हो गया, जो हवा का लेवल है, उसकी जो स्वच्छता है वो ज़्यादा बेहतर हो गई। तो इसका मतलब है पोल्यूशन भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम स्वच्छ हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं। आप लगातार इन चीज़ों पर काम कर रही हैं, शोध कर रही हैं, आगे क्या प्लानिंग है? जो यात्रा मैंने शुरुआत की, पहले तो समझने की यात्रा थी, फिर जो छोटे छोटे बदलाव मैंने स्वयं से शुरू किए। अभी भी मैं बदलाव कर रही हूँ। कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आती हैं, जैसे मेरी यात्रा आगे बढ़ रही है तो उस पर मैं काम करती हूँ, उनको बदलने का प्रयास करती हूँ। और लोग भी आसपास के उससे जुड़ते गए, परिवार के लोग, समाज के लोग उससे जुड़ते गए और वो भी बदलाव करते गए और धीरे धीरे और लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। और कोई एक चीज़ नहीं है कि एक चीज़ बदलना है, क्योंकि हम इतने दूर आ गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जिनको बदलने की आवश्यकता है। समय लगेगा, लेकिन अगर हम सब छोटे छोटे प्रयास शुरू कर दें तो बिल्कुल संभव होगा। और मेरे ख्याल से करना ही होगा। अगर हमें अपना अस्तित्व बचाना है तो शायद ये करना ही होगा। क्या सरकार को भी अपना नज़रिया बदलना होगा? क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी में भी ये चीज़ें नहीं हैं, जितना मैं समझ पाता हूँ या फिर जितना दिखाई देता है। और आम लोगों की प्रायोरिटी में तो है ही नहीं, आम लोग भी तो इसके लिए अवेयर नहीं है। तो सरकार इसको प्रायोरिटी दे, प्राथमिकता दे, आम लोग इसको प्रायोरिटी दे, क्या किया जाना चाहिए? मेरी समझ से तो सरकार, समाज ही सरकार को बनाता है। तो समाज अगर जागरूक हो, समाज समझे कि ये हमारे लिए अति आवश्यक है, तो फिर सरकार भी अवश्य, वो क्यों नहीं, वो तो समाज के ही हित के लिए सरकार बनती है, तो अवश्य वो भी इस ओर काम करेगी। बहुत तो मैं नहीं जानती हूँ सरकार विशेषकर इस विषय में क्या काम करती है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर समाज सजग हो जाए और जान जाए कि प्रकृति में ही हमारा सब कुछ है, तो वो आई थिंक सरकार भी उस ओर काम करेगी। आप लगातार, आखिरी सवाल है हमारा, आप लगातार इन चीज़ों के लिए काम कर रही हैं, शोध कर रही हैं और इतनी समझ रखती हैं आप इन चीज़ों को लेकर, सरकार से क्या अपेक्षा है, आम लोगों से क्या अपेक्षा है? जैसा मैंने कहा, पट्टी हमें स्वयं ही खोलना होगा। तो समाज को स्वयं ही सजग होना होगा, समझना होगा कि उसका स्वास्थ्य कहाँ है। आज हम सोचते हैं कि हम कचरा कबारा खाएंगे, कचरा कबारा शरीर पे लगाएंगे, कचरा कबारा सूंघेंगे और फिर कोई गोली खा के हमें स्वास्थ्य मिल जाएगा, तो वो शायद संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब तक हम उस बात को नहीं समझेंगे तो कोई और हमें नहीं समझा पाएगा। प्रचार प्रसार तंत्र तो हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा,
पर अपने विवेक का प्रयोग हमें खुद ही करना है। आज साक्षरता दर अगर बढ़ रहा है तो उसका जो परिणाम है वो दिखना चाहिए, वो परिणाम नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट उसके उलट हो रहा है कि लोगों में जागरूकता अब कम हो रही है। तो प्रकृति की जो स्वच्छता है, उसका जो सौंदर्य है, उसको संजो कर रखना होगा। इसके लिए अवेयर होना होगा, जागरूक होना होगा। अपनी सुख सुविधाओं के लिए जिस तरह से हम लगातार प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, वो अगर करते रहें तो इसके और भयंकर नुकसान हमको देखने को मिलेंगे, उसके और भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। हमने अब तक जो किया है, हमने अब तक जो गलतियां की हैं, उसका दुष्परिणाम हम झेल रहे हैं, उस दुष्परिणाम को हम जी रहे हैं। ऋचा जी हमारे साथ थीं और लगातार इस विषय पर काम कर रही हैं, लोगों को अवेयर कर रही हैं, बता रही हैं, और इस इंटरव्यू का मकसद भी यही है कि लोगों को बताया जा सके। ऋचा जी जिनका अनुभव इतना बेहतर है इसको लेकर, तो इसके ज़रिए भी आपको ये समझना चाहिए, इस इंटरव्यू के ज़रिए भी आपको ये समझना चाहिए कि कितना ज़रूरी है प्रकृति के सौंदर्य को बचा कर रखना, उसकी सेवा करना। और एक बात जो अंतिम में इस इंटरव्यू के अंत में हम कहना चाहते हैं, जहां हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं वहां आप होते तो समझ पाते कि कितना ज़रूरी है, कितना बेहतर महसूस करेंगे आप जब आप उस सौंदर्य को बचा कर रखेंगे। उस प्रकृति, असली प्रकृति और उसकी खूबसूरती के सानिध्य में जब आप जीवन जीते हैं, जब आप बैठते हैं, जब आप सोते हैं, आप अपना जीवन यापन करते हैं, तो आपको ये एहसास होता है कि नहीं, असली खूबसूरती यही है, असली संपत्ति यही है और असली सौंदर्य यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।